प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपी टीजीटी के साइंस बैच में। आज बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि किस तरीके से ओवरलैपिंग जो है हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड द बेसिस ऑफ एंगल। तो एंगल और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे किस किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, कब कौन सी ओवरलैपिंग होगी, कितने एंगल पे होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कितने एंगल पे होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, ये सारी बातें हम लोगों ने कल के लेक्चर में की है। और आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो ओवरलैपिंग में आपको बताएगा कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो जो जो कारक अफेक्ट करते हैं ओवरलैपिंग को, आज हम लोग उसकी बात करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवरलैपिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवरलैपिंग, दिस इज टॉपिक। मतलब अतिव्यापन को जो कारक हैं प्रभावित करने वाले, वो कौन कौन से होंगे। तो अतिव्यापन को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारी चीज़ें से ही पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पहला कारक है वो है साइज ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का साइज जो है वो डिसाइड करेगा। तो नंबर फर्स्ट कारक की बात करते हैं तो फर्स्ट कारक हो गया हमारे पास साइज ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का साइज डिसाइड करेगा कि जो ओवरलैपिंग है वो किस तरीके से होगी। अब ऑर्बिटल का साइज डिसाइड करेगा कि जो ओवरलैपिंग है वो किस तरीके से होगी। सपोज करिए हमारे पास 2p ऑर्बिटल हैं, ये ओवरलैप करती हैं। 2p और 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं। तो ये मान लीजिए एक हमारे पास 2p ऑर्बिटल हो गई और ये हमारे पास एक दूसरी 2p ऑर्बिटल हो गई। ये दोनों ओवरलैप करती हैं, बढ़िया बॉन्डिंग होती है। लेकिन जैसे ही ये कौन सा 2p, ये भी 2p, अब इसके बाद 2p और 3p जब ओवरलैप करेंगी तो क्या होगा, ये हमारे पास है 2p और ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से, ये ओवरलैपिंग होगी। मतलब ये बड़ा होगा, 2p छोटा होगा, 3p बड़ा होगा। इसके बाद 2p और 4p अगर ओवरलैप करते हैं तो क्या होगा कि ये हमारे पास है 2p और ये हमारे पास है 4p। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो सही से बनाने का प्रयास करते हैं। 2p हो गया, 4p हो गया। नीचे वाली लाइन थोड़ी कम लंबी है, इसीलिए ओवरलैपिंग जो है वो ज़्यादा हो जा रही है। ये कुछ ऐसा मामला होगा। तो अगर आप देखेंगे तो क्या ये बेटर ओवरलैपिंग है? नहीं है। जिस तरीके से आप दर्जी के यहाँ जाते हैं कपड़ा सिलवाने तो क्या देखते हैं, साइज का होना चाहिए। दुकान के अंदर जाते हैं जूता शूज़ खरीदने तो क्या देखते हैं, साइज का होना चाहिए। सेम उसी तरीके से जब समान साइज की सेलें होती हैं, जैसे ये 2p हो गया, ये क्या बनाया हमने 2p और 4p। तो जब समान साइज की सेलें होंगी इसी तरीके से हम क्या बना सकते हैं 2p और 5p, और बड़ा हो जाएगा। तो जब समान साइज की ऑर्बिटल जो होती हैं वो ओवरलैप करती हैं तो कौन सी ओवरलैपिंग होती है, बेटर ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग होगी, बेटर ओवरलैपिंग। जैसे आप
जब अपने दोस्त के साथ जो आपके लगभग बराबरी का है उससे हाथ मिलाते हैं तो क्या होता है, बढ़िया ओवरलैपिंग होती है, बढ़िया बॉन्ड बनता है। लेकिन आप वहीं किसी साल भर के बच्चे के साथ अपना हाथ मिलाएं तो क्या ओवरलैपिंग अच्छी होगी? नहीं होगी। तो जो जानने वाली बात है कि सेम साइज जब होगा सेलों का, ऑर्बिटल का, तो वो ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होगी। यानी अगर आप इसमें देखेंगे आर्डर तो क्या होगा कि जो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग होगी वो 2p 2p के बीच होगी, फिर इसके बाद 2p 3p का आर्डर आएगा, फिर 2p 4p का, और जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा ओवरलैपिंग जो है वो कम होती जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर साइज ऑफ ऑर्बिटल में क्या हुआ, तो सेम साइज बेटर ओवरलैपिंग, मतलब जो ऑर्बिटल का साइज है अगर वो सेम होगा तो जो ओवरलैपिंग है वो बेटर होगी। तो सबसे पहला जो प्रभावित करता है किसको, ओवरलैपिंग को, तो वो पहला फैक्टर हो गया ऑर्बिटल का साइज। साइज सेम है तो ओवरलैपिंग अच्छी खासी हो जाएगी और बढ़िया बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये साइज जैसे जैसे बदलता जाएगा ऑर्बिटल का तब ओवरलैपिंग होगी, उसी प्रकार से ओवरलैपिंग जो है वो घटती जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये आर्डर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्रम में कोई चीज़ें हैं जो ओवरलैप करती हैं तो कौन सी ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होगी, तो वो ओवरलैपिंग क्या होगी, सेम साइज, क्या होगी, सेम साइज बेटर ओवरलैपिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही ओवरलैपिंग कम होती जाएगी, और आप इसको याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे के नेक्स्ट पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं। जैसे आप देखेंगे तो जो CO2 आपको मिलता है वो किस रूप में मिलता है, तो गैस के रूप में मिलता है। लेकिन जब आपको SiO2 मिलता है वो किस रूप में मिलता है, सॉलिड के रूप में मिलता है। आखिर में ऐसा क्यों है कि जो CO2 है वो गैस के रूप में मिल जाता है, लेकिन SiO2 जिसको आप बालू कहते हैं या फिर सिलिका बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, रेत बोलते हैं, वो सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। ऐसा क्यों है, जबकि दोनों ही, चाहे आप SI की बात करें और ये पाया जाता है किसमें, तो ग्रुप में। अब किस तरीके से इसमें ओवरलैपिंग हुई या किस तरीके से बॉन्डिंग हुई कि ये जो है एक गैस की फॉर्म में रहा और दूसरा सॉलिड की फॉर्म में हो गया। तो इसको देखते हैं, फिर इसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले अब इसको मिटाते हैं। सेम साइज बेटर ओवरलैपिंग होगी, ये बात आपने देख ली है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो जो CO2 है वो कौन सी स्टेज में पाया जाता है, तो गैसियस स्टेज में पाया जाता है। लेकिन SiO2 जो है, बट जो SiO2 है ये सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। ऐसा क्यों है, तो अगर आप देखेंगे तो कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ और डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। जब कार्बन इस तरीके से बॉन्डिंग करता है तो आपके पास यहाँ पर, या तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, तो कार्बन हो गया हमारे पास, इसने डबल बॉन्ड बनाया एक ऑक्सीजन के साथ और डबल बॉन्ड बनाया दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और जो ओवरलैपिंग है वो इसमें हो गई बॉन्डिंग। ये एक सिग्मा बॉन्ड बना, एक पाई बॉन्ड बना, एक सिग्मा बॉन्ड बना, एक पाई बॉन्ड बना। इस तरीके की फॉर्म में क्या होती है, ओवरलैपिंग हो जाती है और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेम यही होना चाहिए था किसके साथ, SiO2 के साथ, कि सिलिकॉन इसके साथ बना ले और इसके साथ बना ले, लेकिन ये नहीं होता है। ये नहीं होता तो फिर बनता कैसे है, तो अगर आप देखेंगे तो जो SiO2 है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारे पास एक सिलिकॉन है, अब इसके बाद इसने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड इधर बनाया, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड इधर बना लिया।
फिर एक ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया इस तरीके से। अब ये हो गया हमारे पास। इसके बाद इसमें एक SI और आ गया और ये एक बॉन्ड, फिर इसने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया और फिर यहाँ पर SI आया, फिर इस तरीके से हो गया, फिर इसने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर फिर से SI आ गया, फिर इसने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया और फिर से इधर की तरफ एक SI आ गया, फिर से इधर की तरफ एक SI आ गया और फिर इधर की तरफ एक SI, और इस तरीके से आपको ये संरचना जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक लार्जेस्ट कंपाउंड है, मतलब ये स्मॉलेस्ट कंपाउंड है। जो CO2 जहाँ पे बनता है ये स्मॉलेस्ट है और इसलिए ये उड़ता है, या फिर छोटा है, आप यही मान सकते हैं कि ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्मॉल है। देखते हैं नीचे तक आ रहा है कि नहीं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ ऐसी संरचना होती है किसकी, SiO2 की। ये क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है। क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है, और इस लार्ज मॉलिक्यूल की वजह से ये क्या होता है, सॉलिड होता है। और जब ये लार्ज मॉलिक्यूल हो जाएगा तो ये लार्ज कोवैलेंट 3D नेटवर्क पकड़ता है, लार्ज कोवैलेंट 3 डायमेंशनल। तो जब ये लार्ज कोवैलेंट 3D कैरेक्टर पाता है तो इसमें हर एक में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड। सब में सिंगल बॉन्ड है, आप देख रहे हैं हर जगह पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। और जब हर जगह पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। और जब पाई बॉन्ड नहीं है, नो पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, नो पाई बॉन्ड, और 8 मेंबर की क्या बन गई, रिंग। तो रिंग ऑफ 8 मेंबर। अब चूंकि ये भारी हो गया, लार्जेस्ट कंपाउंड हो गया, जो हल्का था, छोटा था, वो उड़ता है। लेकिन चूंकि इसमें क्या हो गया, सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गए। जब सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गए तो ये लार्जेस्ट कोवैलेंट या फिर लार्ज कोवैलेंट नेटवर्क बनाता है। और इस लार्ज कोवैलेंट नेटवर्क बनाने की वजह से ये किस फॉर्म में मिलता है, तो सॉलिड की फॉर्म में हमको दिखाई देता है। तो ये इसका रीजन है कि जो CO2 है वो गैस की फॉर्म में मिलता है, लेकिन जो SiO2 है वो कौन सी फॉर्म में मिलता है। तो आप देखेंगे जो SiO2 है वो हमको मिलता है सॉलिड की फॉर्म में। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है अगला फैक्टर किसको, ओवरलैपिंग को अफेक्ट करने वाला। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नंबर दूसरा जो पॉइंट अफेक्ट करने वाला है वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल। अभी हमने किसकी बात की थी, साइज की। अब किसकी बात कर रहे हैं, शेप की। मतलब जो कक्षक है उसका आकार जो होगा वो अफेक्ट करेगा किसको, ओवरलैपिंग को। तो कक्षक का आकार जो है वो भी ओवरलैपिंग को अफेक्ट करता है। अब देखिए हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होती हैं,
ये हमारे पास ऑर्बिटल है, एक मान लीजिए s टाइप की ऑर्बिटल है और एक p टाइप की ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ये दो प्रकार की मान लेते हैं अगर ऑर्बिटल हैं हमारे पास। तो s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। अब स्फेरिकल यानी गोलाकार जो शेप होगी, जो s कक्षक है उसकी शेप गोलाकार होगी, और जब ये शेप गोलाकार होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरे गोले में। इस तरीके से ये गोला है, इसमें पूरे में क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्फीयर। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो स्फीयर में पूरी तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जो यस कक्षक है उसकी आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ऑल 3 एक्सिस, मतलब सभी दिशाओं में, ऑल एक्सिस, ऑल 3 एक्सिस आप मान सकते हैं, मतलब x में भी है, y में भी है और z में भी है, तीनों तरफ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये अगर हम x अक्ष मान लें, ये y अक्ष मान लें और ये z अक्ष मान लें, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हर एक तरफ क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन अगर हम p ऑर्बिटल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल किस तरीके की होती है, डंबल शेप। कौन से आकार का, डंबल शेप। अब जब ये डंबल शेप है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन वन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ओनली वन एक्सिस। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट है ऑन सिंगल एक्सिस, और जब ये सिंगल एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये इसमें क्या हुआ, तीनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हर एक दिशाओं में फैले हुए हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, जिधर भी रहा, सपोज ये हमने इस तरीके से इस एक्सिस में बनाया, ये वाई एक्सिस है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो केवल वाई में ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसमें एक्सिस ओरिएंटेड है, वाई एक्सिस में अगर ये है तो वाई एक्सिस में ही डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक्सिस ओरिएंटेड होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सिंगल एक्सिस। पी एक्स हो सकता है, पी वाई हो सकता है, पी जेड हो सकता है। सिंगल एक्सिस में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जब ये सिंगल एक्सिस में ओरिएंटेड हैं तो इसकी डेंसिटी जो तीन तरफ बटे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, वहीं पर दूसरे में इलेक्ट्रॉन सिर्फ सिंगल एक्सिस पे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसका रीजन क्या हुआ, इसका शेप हुआ इसका रीजन, क्योंकि इसकी आकृति गोलाकार है जिसके कारण पूरे सरफेस पे चार्ज को बंटना पड़ा। लेकिन ये सिंगल किसमें डिस्ट्रीब्यूट है, एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज को सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ा, बंटना पड़ा, जिसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, और यहाँ पर तीनों तरफ जाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए ये भी क्या करता है, तो इसलिए इसको क्या होना पड़ता है, बंटना पड़ता है। अब अगर आप देखेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने मिटा भी दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये चीज़ें होंगी, और जब ऐसा होता है तो क्या रीजन हो सकते हैं, इसको भी देखते हैं। सपोज ये हमारे पास एक गोला है, ये हमारे पास, थोड़ा सा और इधर से बनाते हैं, ये हमारे पास एक गोला है, ये दूसरा गोला है, ये एक गोला है और ये एक दूसरा गोला है, ये एक गोला है
और ये एक दूसरा गोला है। इस तरीके से ये 5-6 गोले हैं हमारे पास। ये अब सबसे पहले मान लीजिए हमने इसमें 10 ग्राम जो है वो मैग्नेट ला करके सभी गोलों में बराबर बराबर बांट दिया। जब हम 10 ग्राम मैग्नेट ला करके बराबर बराबर सभी गोलों में बांट देते हैं तो जो एक्शन आता है वो क्या होगा। अब इसमें कुछ और चेंजेस करते हैं। यहाँ पर हमने इसमें एक और कुछ निकाल दिया और इसमें भी हमने कुछ ऐसा ही शेप बना दिया, एक इसमें भी हमने कुछ ऐसा ही शेप बना दिया। इस तरीके से ये सारे शेप हम बनाते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो आकर्षण होगा वो किसके बीच होगा, तो आप डेफिनेटली ये बता सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा आकर्षण होगा वो इन दोनों गोलों के बीच होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये दोनों ध्रुव के कारण बहुत तेज़ी के साथ चिपकेंगे। फिर इसके बाद कौन चिपकेंगे, ये दोनों चिपकेंगे, फिर सबसे कम इनमें। तो सेम यही कंडीशन इसमें है। क्या होता है, जो हमारे पास px या py या फिर कोई भी p ऑर्बिटल है उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी और इसके बाद ये दूसरा आएगा, इसके पास भी स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी और ये दोनों आपस में आकर के चिपकेंगे। तो ये जो PP ओवरलैपिंग हो जाएगी ये सबसे ज़्यादा क्या होगी, मजबूत होगी, सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। अब यहाँ की बात करते हैं तो एक हमारे पास होगा यस कक्षक, यस ऑर्बिटल, दूसरा हमारे पास हो गया p ऑर्बिटल और इस तरीके से आकर के ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी लेकिन इससे कम अच्छी होगी। फिर इसके बाद यहाँ की बात करते हैं तो इसमें जो चार्ज है वो दोनों गोलों में बराबर समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। अब जब समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है तो मतलब चार्ज सभी तरफ बटा हुआ है तो ये ओवरलैपिंग डेंसिटी जो है यहाँ पर कम है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसमें यहाँ पर है, थोड़ी सी ऑर्बिटल फुल भी जाएगी, कल इसकी बात हो चुकी है। तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग ये, फिर क्या हो जाएगा SP, फिर SS। तो इस तरीके से किसके कारण ये सारे काम हुए, सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल की शेप के कारण। ऑर्बिटल की शेप के कारण क्या हो गया, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग हो गया। इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या हो गया, जो ओवरलैपिंग है वो चेंज हो गई, उसका सिस्टम चेंज हो गया और इसके कारण डेंसिटी का जब सिस्टम, चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन बदला तो सारी चीज़ें क्या हुई, बदल गई। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों जो शेप है ऑर्बिटल का वो अफेक्ट करता है ओवरलैपिंग को। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं एक और फैक्टर, या फिर थोड़ा सा अगर और देखें तो जो सबसे ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी, अब आप समझ गए PP। या फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे आप, हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले ज़्यादा जो होगा अच्छी ओवरलैपिंग वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगी, कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी उसमें हो जाएगी। इससे फिर कम होगा PP में। PP के बाद नंबर किसका आएगा, तो आप देख रहे हैं SP में, और SP के बाद नंबर किसका आएगा, SS का। तो ये एक क्राइटेरिया है आपके पास। इधर क्या होगा, मोस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, इधर सबसे अच्छी मोस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगी किधर की तरफ, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में। फिर इधर की तरफ क्या होगा, सबसे लीस्ट यानी कमजोर ओवरलैपिंग होगी। तो कमजोर ओवरलैपिंग किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे। सबसे ज़्यादा किस में, तो आपसे क्रम पूछा जाएगा कि जो ओवरलैपिंग है वो सबसे अच्छी किस में होगी, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में। इसके बाद इसके बाद PP, इसके बाद PS या फिर SP और फिर इसके बाद SS। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा, याद रहेगा। आइए आगे चलते हैं और एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं जो कि इफेक्ट करता है किसको, ओवरलैपिंग को। तो उसकी भी बात करते हैं। इसमें क्या होगा तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे है लोन पेयर या तो फिर सीधा सीधा LP लिख देते हैं, लोन पेयर रिपल्सन।
जो लोन पेयर और लोन पेयर का प्रतिकर्षण है इसमें वो काम करता है। तो लोन पेयर प्रतिकर्षण जो होगा वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग को इफेक्ट करता है। अब ये ओवरलैपिंग को अगर इफेक्ट करता है तो किस तरीके से करता है, तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले लोन पेयर क्या होता है। तो लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन का जो युग्म है वो कौन से इलेक्ट्रॉन का युग्म ऐसा है जिसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। एक बार मैं देख लूँ, चूँकि पिछली बार वीडियो कट गई थी तो थोड़ा सा देख करके चलते हैं, नहीं तो मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है। हाँ, क्लियर। तो लोन पेयर का मतलब क्या होगा कि ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल का एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर which do not participate in bonding, जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है, क्या कहलाता है, लोन पेयर, कॉल्ड लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा है आउटर मोस्ट सेल वाली जो कि बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। अब इसने बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया, मतलब ये बचा हुआ है, और जब ये बचा हुआ है तो इसका इफेक्ट क्या आता है ये भी देखने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए आप, हमारे पास है क्या, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्डिंग है, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है, और फिर फ्लोरीन फ्लोरीन की बॉन्डिंग है। इस तरीके से बॉन्डिंग है। फ्लोरीन में अगर आप देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच। अब इसमें क्या होगा, एक फ्लोरीन है हमारे पास, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 1 7। दूसरा फ्लोरीन है हमारे पास, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 1 7। ये दोनों बंध बना लेते हैं इस तरीके से। बचे ये इलेक्ट्रॉन युग्म, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इसके पास कितने लोन पेयर बच गए, ये चूंकि सारे आउटर मोस्ट सेल के ही इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इसके पास क्या हो गए, लोन पेयर। एक फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर। जब 3 लोन पेयर इनके पास हो गए तो ये क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। लोन पेयर रिपल्सन होता है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता आउटर मोस्ट सेल का, वो क्या कहलाता है, लोन पेयर कहलाता है। जैसे ये फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच आपने देख लिया। इसी तरीके से NH3 जो अणु बनता है, आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 7 है परमाणु क्रमांक इसका। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। जब 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में तो क्या होगा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये हमारे पास 2 और 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास। अब NH3 जब बना तो एक हाइड्रोजन आया, इसके साथ मिलकर के बॉन्ड बना लिया। दूसरा हाइड्रोजन आया, इसके साथ मिलकर के बॉन्ड बना लिया। तीसरा हाइड्रोजन आया जिसने इसके साथ मिलकर के बॉन्ड बना लिया। लेकिन ये लोन पेयर अभी भी बचा रह गया, तो ये जो बचा रह गया यही क्या हो गया, हमारा लोन पेयर। तो लोन पेयर की बात हमने कर ली। अब इसके बाद फ्लोरीन के पास अगर आप देखेंगे तो इस सिस्टम से कितने लोन पेयर बचेंगे, तो 2 2 4 और 2 6 ये हो गया। फिर इसके बाद 2 2 4 2 6 और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इसने इस तरीके से क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन है हमारे पास, इसके आउटर मोस्ट सेल में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसने ये एक बॉन्ड बना लिया। फिर एक बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ बना लिया, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन।
ये इस तरीके से हो गए। तो इसके पास कितने लोन पेयर है, यहाँ पर कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर, यहाँ पर कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। फिर इसके बाद अगर आएंगे आप तो देखेंगे नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर, अभी 1 लोन पेयर आप देख चुके हैं नाइट्रोजन हमारे पास, और फिर दूसरा नाइट्रोजन हमारे पास इस तरीके से है, और ये कितने बॉन्ड बनाते हैं, तो 3 बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब ये 3 बॉन्ड इस तरीके से बना लेते हैं तो ये कुछ ऐसा मंजर होता है। लेकिन कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है, मतलब इसके पास 0 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर हैं, तो 0 लोन पेयर इसके पास 1 लोन पेयर, और इसके पास 2 लोन पेयर, और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर। इस तरीके से आपको लोन पेयर जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अब जब ये इस तरीके से होता है तो इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ओवरलैपिंग के दौरान क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और ये इसीलिए ऐसा काम करते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो मामला है वो कुछ इस तरीके का होता है कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे। इसी तरीके से होगा मामला। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो जो साइज होता है वो घटता है, जो परमाणु का आकार होता है वो क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। अब जब आकार घटेगा तो हमारा मानना ये है कि आकार घटेगा तो जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो जो बंध लंबाई है यानी बॉन्ड लेंथ जो है वो भी क्या होती है, घट जाएगी। और जब बॉन्ड लेंथ घटेगी, आकार घटा तो बॉन्ड लेंथ घटी, बॉन्ड लेंथ जब घटी तो क्या होगा, जो बॉन्ड एनर्जी है यानी बंध ऊर्जा, बंधन ऊर्जा जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि दूरी के साथ बंधन ऊर्जा क्या होती है, घटती है, तो बंध ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब बंध ऊर्जा बढ़ जाएगी तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, ज़्यादा मजबूत होगा, तो मजबूत बंध का निर्माण होगा। ये सारी हमारी सिर्फ और सिर्फ एक के कारण क्या थी, एक्सपेक्टेशन की बाएं से जब हम दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो ये सारे काम होने चाहिए थे। आकार घटेगा जिसके कारण ऐसा ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहीं पर पार्टिसिपेट करते हैं कौन, लोन पेयर अपने सीन पे आते हैं। जब लोन पेयर अपने सीन पे आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अब हमारी पावर देखो। बस थोड़ा सा हम एक बार वीडियो की पावर देख लें, चल रहा है कि नहीं, अब फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल क्लियर है मामला। अब इसके बाद क्या होता है, जब इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन ये लोन पेयर जैसे ही अपने सीन पे आते हैं तो होता क्या है कि ये इस तरीके से फ्लोरीन था और जिसके पास 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड बनता है, 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड बनता है, और ये सीन पे आते हैं। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है वो बॉन्ड मजबूत नहीं होता, ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी हमारे हिसाब से इस तरीके से अच्छी खासी। लेकिन ये होता क्या है, अब लोन पेयर रिपल्सन के कारण ये सिर्फ इसके साथ टच हो करके ओवरलैप करके निकल जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लगता है वो लोन पेयर रिपल्सन लगता है, मतलब लोन पेयर का प्रतिकर्षण बल काम करता है। और लोन पेयर रिपल्सन के कारण क्या होता है, जो ओवरलैपिंग होती है वो कमज़ोर हो जाती है। ओवरलैपिंग जो है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब ओवरलैपिंग डिक्रीज हो जाएगी तो जो बंध लंबाई है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओवरलैपिंग डिक्रीज, बंध लंबाई बढ़ी, बंध लंबाई बढ़ी तो बंधन ऊर्जा क्या होगी, बंध लंबाई बढ़ी तो बंधन ऊर्जा घट जाएगी। जस्ट उल्टा संबंध है। तो ये आप देख पाए कि जब इस तरीके से मामला आता है तो लोन पेयर अपने सिनेरियो में आते हैं। अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सबसे कमज़ोर ओवरलैपिंग हुई इसकी, फिर इसके बाद ऑक्सीजन की, फिर इसके बाद नाइट्रोजन की, फिर इसके बाद किसकी हो गई,
कार्बन की। तो कार्बन कार्बन के बीच सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग, चारों बॉन्ड बनाते चलते हैं। ये हो गया। फिर यहाँ पर एक लोन पेयर, 1 2 3, फिर यहाँ पर एक लोन पेयर, ये हो गया मामला। फिर इसके बाद ऑक्सीजन, ये हो गया, और फिर फ्लोरीन। तो ये सिस्टम होता है। इसको आपको क्रम जो है वो ध्यान में रखना है कि सबसे अच्छा जो ओवरलैपिंग होगा वो इस तरीके से होता है। क्यों ऐसा होता है, तो इसकी भी बात आप जान गए अब कि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन के कारण ऐसा हुआ, जबकि जस्ट इसका उल्टा हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि बाएं से दाएं जब हम जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ, जो आकार है परमाणु का, वो घटेगा और जिसके कारण ये चीज़ें होंगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जस्ट उसका विपरीत सिस्टम हुआ। किसके पार्टिसिपेट हो जाने से, तो लोन पेयर के पार्टिसिपेट हो जाने से। अब यही रीजन है, एग्जैक्ट बिल्कुल यही रीजन है कि जो कार्बन है उसमें लोन पेयर नहीं मौजूद है, और कार्बन में लोन पेयर नहीं मौजूद होने के कारण जो सीन बनता है वो सबसे ज़्यादा परमाणु कार्बन बनाता है। आप देखेंगे तो जो कार्बन है ये लगभग 30 लाख से ज़्यादा इसके यौगिकों का नामकरण किया जा चुका है। इसको हम बोलते हैं, इसकी क्या, कैटिनेशन पावर, श्रृंखलन क्षमता। तो जब ये श्रृंखलन क्षमता, जो कैटिनेशन पावर है, ये किसके कारण होती, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसमें क्या होता है, नो लोन पेयर रिपल्सन होता है, और नो लोन पेयर रिपल्सन होने के कारण ये चीज़ सीन में आती है, और 30 लाख से ज़्यादा कंपाउंड ये कार्बन बनाता है। अब जब ये 30 लाख से ज़्यादा कंपाउंड बनाने की क्षमता इसमें इसी कारण आती है, और चारों बॉन्ड इसके बनते जाते हैं। तो जो एक फार्मूला आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कैटिनेशन पावर होगी, मैं हिंदी से लिख देता हूँ, श्रृंखलन क्षमता जो होगी ये क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, 1 लोन पेयर। जितने ज़्यादा लोन पेयर श्रृंखलन क्षमता उतनी कम, जितने कम लोन पेयर श्रृंखलन क्षमता उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ये आपको ध्यान देना है, और यही रीज़न है कि कार्बन जो है वो बहुत सारे बॉन्ड बनाता है। और इसी में एक सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि जो N2 है वो एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, यानी N2 जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन N4 नहीं एग्जिस्ट करता, जबकि P4 एग्जिस्ट करता है। इसका रीज़न यही है, चूँकि वहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन कम होता है और P4 एग्जिस्ट करता है। ये बात आप अच्छी तरीके से जान लेंगे। तो ये 3 ऐसे फैक्टर थे जिनकी आज हमने बात की, जो किसको प्रभावित करते हैं, ओवरलैपिंग को। आई होप बातें आपको पूरी तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के साथ। धन्यवाद।